यू हैव टू गिव इट अ रीडिंग। एक दफा रॉस से आपने चैप्टर की रीडिंग करनी है और नोट से एक दफा देख लेना है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो विल स्टार्ट फ्रॉम स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मैं अभी देना स्टार्ट किया था तो क्लास का टाइम खत्म हो गया था। सो वी हैव 3 मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स। माइनर ग्लैंड्स तो बहुत सारे हैं बॉडी में, ठीक। ओरल कैविटी के साथ भी छोटे छोटे ग्लैंड्स और भी एसोसिएटेड है, लेकिन जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम एनाटॉमी में स्टडी करेंगे वो हैं दिस वन, पैरोटिड ग्लैंड्स, जो कि फेस की दोनों साइड पे होते हैं, ठीक है। और ईयर के एक्सटर्नल एकॉस्टिक हिएटस जो है, ये जो ओपनिंग है एक्सटर्नल ओपनिंग ईयर की, these glands are lying just in front of this. So this gland, this salivary gland is called parotid gland. और पेरोटिड ग्लैंड के साथ आपको नजर आ रहा है कि ये स्किन और फेशिया यहाँ से रिमूव हुआ हुआ है। यू कैन सी अ डक्ट विच इज कॉल्ड पेरोटिड डक्ट। पेरोटिड डक्ट जो है वो सेकंड मोलर टूथ जो होता है उसके लेवल पर आकर ओरल कैविटी में ओपन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो सिक्रीशन आती है सलाइवा की वो पेरोटिड डक्ट के थ्रू ओरल कैविटी में पहुंचती है। ऑलराइट, उसके अलावा जो 2 और हैं वो कौन से हैं? दिस ग्लैंड which is lying on the floor of oral cavity, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये पेयर जो है एंगल ऑफ जॉ के करीब, यू कैन सी हियर दिस इज मैंडिबल और दिस इज एंगल ऑफ मैंडिबल एंड दिस ग्लैंड इज लाइंग जस्ट बिहाइंड द एंगल एंड द बॉडी ऑफ मैंडिबल। ये जो आपको ग्लैंड नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और सबमैंडिबुलर ग्लैंड से भी आपको डक्ट नजर आ रही है कि वो निकल रही है और वो भी फ्लोर ऑफ जो ओरल कैविटी है वहां ओपन हो रही है, जस्ट ऑन द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ टंग। टंग को जब हमने लास्ट टाइम उठा के उसकी जो इंफीरियर सरफेस को देखा था तो उसमें सबलिंगुअल ग्लैंड की और सबमैंडिबुलर ग्लैंड की ओपनिंग्स हमने देखी थी। जस्ट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ये जो थर्ड आपको ग्लैंड नजर आ रहा है यू कैन सी कि दिस इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। क्योंकि ये टंग के नीचे है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है इसकी भी ये सारी आपको ओपनिंग्स नजर आ रही हैं। इससे बहुत सारी डक्ट्स जो निकल रही हैं दे आर गोइंग टू ओपन इंफीरियर टू द टंग। टंग के नीचे ओरल कैविटी में ओपनिंग होती है, ठीक है। तो जो सिक्रीशन है वो ओरल कैविटी में टंग के नीचे से एंटर होती है, ठीक है। और ओरल कैविटी के अंदर जो फूड है उसके साथ मिक्स हो जाती है। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे देखें तो यू कैन सी कि ये जो ग्लैंड्स हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कुछ नजर आ रहा होगा। यू कैन सी के देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल डक्ट्स, ठीक है। और फिर ग्रेप्स लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम एसेनाई कहते हैं। एसेनाई जो है, एसेनाई किस चीज से बनते हैं? इनके जो सेल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। एसेनाई के जो सिक्रीटरी सेल्स हैं दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवा प्रोड्यूस करने के बाद इनके अंदर ये जो ल्यूमेन है ये सलाइवा सेल से निकलकर जो है ना ल्यूमेन में जाता है। ल्यूमेन से स्मॉल डक्ट के थ्रू फिर ये लार्ज डक्ट में जाता है। और जो लार्ज डक्ट है वो हम देख चुके हैं, तीनों ग्लैंड्स की जो लार्ज डक्ट्स हैं वो ओरल कैविटी में ओपन होती हैं और वहां पर सलाइवा रिलीज हो जाता है, ठीक। तो अगर आपसे इंटरनल स्ट्रक्चर स्लाइवरी ग्लैंड्स का पूछा जाएगा तो आपने 2 चीजें बतानी है। एक बताना है आपने सिक्रीटरी पोर्शन जिन्हें हम एसेनाई कहते हैं विच आर मेड अप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स। फिर आपने बताना है कि एक जो है वो ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन है जो डक्ट सिस्टम है। स्मॉलर डक्ट्स वो कंबाइन करती हैं और एक लार्ज डक्ट या मल्टीपल लार्ज डक्ट्स बनती है। सबलिंगुअल के मामले में ज्यादा लार्ज डक्ट्स हैं, लेकिन पेरोटिड और सब मैंडिबुलर की जो है ना वो एक लार्ज डक्ट है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो बनती है, ठीक। सो 2 चीजें हो गई, सिक्रीटरी पोर्शन है, डक्ट सिस्टम। और ब्लड सप्लाई के लिए बस आपने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का नाम याद रखना है कि हेड एंड नेक की जो मेजर आर्टरी है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। तो वही उसी आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि इन तीनों ग्लैंड्स को सप्लाई करेंगी। स्लाइवा के बारे में आप फिजियोलॉजी में जरा डिटेल में पढ़ लेंगे कि ऑलमोस्ट जो है वो क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ज्यादा वाटर होता है, सॉल्ट्स है, मिनरल्स हैं,
एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है स्लाइवा का, दैट इज एमाइलेज। अमाइलेज आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम है जो यहाँ पर ओरल कैविटी में रिलीज होता है, राइट। सो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्लाइवा के अंदर एमाइलेज है। इसके अलावा स्लाइवा के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स भी होती हैं, यानी एंटीबॉडीज भी होती हैं, जो कि कुछ हद तक फूड के अंदर जो फॉरेन बॉडीज या जो बैक्टीरिया वगैरह जो जर्म्स हैं उनको, उनके अगेंस्ट हमारी जो है ना वो प्रोटेक्शन करती हैं। सो स्लाइवा के बहुत सारे फंक्शन हो गए। वाटर के कंपोनेंट होने की वजह से स्लाइवा जो है वो फूड को लुब्रिकेट करता है, ठीक है, उसको सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चन करता है, उसकी ब्रेक डाउन ईजी हो जाती है। उसके बाद एंटीबॉडीज हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोटेक्शन भी करे। उसके बाद अमाइलेज है, तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन भी स्टार्ट हो गई है, राइट जी। ओरल कैविटी से अगला जो पार्ट स्टार्ट होना है वो एसोफेगस है। जो फूड का बोलस है दैट इज गोइंग टू पास टू एसोफेगस थ्रू वन सेगमेंट विच इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स एसोफेगस से पहला वाला ये जो पार्ट है इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। यू कैन सी के मेल में और फीमेल में फेरिंग्स की लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और फिर आगे जो लेरिंग्स वाला पार्ट है वहां पर जो है वो वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं। लेकिन ये जो फेरिंग्स वाला पार्ट है इसका एक पार्ट जो जिसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं दैट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो ओरोफेरिंग्स है जो हमें पैलेटाइन टॉन्सिल्स वाला पार्ट नजर आ रहा था इसी लेक्चर में हमने देखा था, ये पोस्टीरियर व्यू में ये वाला जो पार्ट है नेजोफेरिंग्स, तो नेजल कैविटी के पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट होगा दैट वुड बी नेजोफेरिंग्स। और ओरल कैविटी के पोस्टीरियरली जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स जो है दैट इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। इस वक्त हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना ओरोफेरिंग्स की थोड़ी बहुत डिटेल करनी है। जो नेजोफेरिंग्स है और लेरेंजोफेरिंग्स है, जो बाकी दो फेरिंग्स के पार्ट्स हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से है तो उसके बारे में हम जो है ना वो अभी नहीं पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना है कि ओरल कैविटी से जो फूड है दैट इज गोइंग टू पास इनटू ओरोफेरिंग्स एंड फ्रॉम ओरोफेरिंग्स इट इज गोइंग टू बी पासिंग थ्रू एसोफेगस। और फेरिंग्स जो है ना वो दरमियान वाला वो पार्ट है जो कि फूड को रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकता है। यहीं पे हमें पता है कि लेरिंग्स के ऊपर एक लिड भी होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो जैसे ही स्वेलिंग हो रही होती है तो एपिग्लॉटिस जो है वो लेरिंग्स के लिड को क्लोज कर देता है और ओरोफेरिंग से फूड जो है वो एसोफेगस में पास हो जाता है, राइट। So you can see there are multiple muscles involved. यही सारा जो ओरल कैविटी में प्रोसेस हो रहा है और स्वेलोइंग हो रही है, चूइंग हो रही है और स्वेलोइंग हो रही है, सारे प्रोसेस में बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं। इन मसल्स को हम कहते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, जो कि चूइंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मसल ऑफ मैस्टिकेशन जो है जो जिस जॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं दिस जॉइंट इज कॉल्ड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। यहाँ से टेम्पोरल बोन और मैंडिबल ये बोन्स आप एक दफा पढ़ चुके हैं। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है उसके ऊपर मूवमेंट होती है जॉ की लोअर मूवमेंट, अपर मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट जो है ना वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे होती है। आपने ये जॉइंट जो है वो जॉइंट वाले चैप्टर में एक दफा पढ़ा भी होगा, आप उसको जरा और डिटेल में दोबारा से देख लीजिएगा। टेम्पोरालिस, मैसेटर, और इसके अलावा यहाँ पर शो नहीं हुए मैसेटर से डीप हमें नजर आते हैं medial and lateral pterygoid muscles. These four muscles are very important muscles. They are going to move temporomandibular joint, और जो movement है उसके साथ साथ teeth की फिर जो grinding process है और जो टंग की मूवमेंट है उसके थ्रू जो है ना वो सारा चूइंग का प्रोसेस जो है ना वो होता है हमारा। एक दफा चूइंग हो जाती है और उसके बाद फिर बोलस बन जाता है जिसमें से फ्लूइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एक बॉल की फॉर्म में। जब फूड आ जाता है तो फिर टंग और बाकी सारा कुछ जो है ना
ये पैलेट ये करीब आ जाते हैं और फूड बोले जो है दैट इज गोइंग टू पास थ्रू द ओरोफेरिंग्स, राइट। तो उसमें सॉफ्ट पैलेट के भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टंग के मसल्स भी, चीक्स के अंदर जो हमारे ये मसल्स पड़े हुए हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फूड को पास करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। हियर यू कैन सी ये वाला जो ट्रैक है, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये लेरिंक्स वाला पार्ट और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक जिस वक्त फूड का बोलस पास होने लगता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर ये जो कार्टिलेज का लेड है ये क्लोज हो जाता है। एपिग्लोटिस जो है वो इस लेरिंक्स की ओपनिंग को क्लोज कर देता है, ठीक। तो बेसिकली फूड जो है वो ओरोफेरिंक्स से और फिर ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से होते हुए यहाँ एसोफेगस में एंटर करता है। अगर ये एपिग्लोटिस क्लोज नहीं होगा तो फूड जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है और चोकिंग होने के, यानी वो जो एक खाना फंसता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में और कॉफ की रिफ्लेक्स होती है वो सारा काम होने के चांसेस होते हैं, ठीक। सो ये हमारा जो है ये swallowing के जो स्टेप्स हैं और जो फेजेस हैं यू आर गोइंग टू स्टडी देम इन डिटेल विद फिजियोलॉजी। एसोफेगस जो है, एसोफेगस का हमें ये याद रखना है कि दिस इज ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर, या फीमेल में जैसे इन्होंने एवरेज लिखा हुआ है 23 सेंटीमीटर, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एट द जंक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड एसोफेगस, यहाँ अपर स्फिंक्टर है, ये आपको नजर आ रहा है। 6 सर्वाइकल वर्टिब्री के लेवल पर ये एसोफेगस जो है वो स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर थोरेक्स में से पास करने के बाद ऑन द पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल ये एसोसिएटेड है, ठीक है। लंग्स और हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है, मीडियास्टम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे पड़ा हुआ है, पोस्टीरियर मीडियास्टम में पड़ा हुआ है बेसिकली, वहां पर ये होता है। और उसके बाद फिर एब्डोमेन में डायफ्राम को क्रॉस करने के बाद स्टमक में ओपन हो जाता है, ठीक। तो ये लेंथ इसकी एक दफा आपको याद रखनी जरूरी है। ये भी याद रखना जरूरी है कि एसोफेगस का जहां पर फेरिंग्स और एसोफेगस का जंक्शन है वहां पर जो है वो स्फिंक्टर मौजूद है, ठीक है। मसल है जो उसकी ओपनिंग को ओपन और क्लोज होने में हेल्प कर रहा है। फिर यहाँ पर इस लेवल पर जहां पर स्टमक में ओपन हो रहा है वहां पर भी जो है ना वो स्फिंक्टर वाला एक्शन है जो इसकी ओपनिंग को ओपन या नैरो या वाइड ओपन करता है, ठीक। इसके अलावा जहां जहां कुछ स्ट्रक्चर्स इसको क्रॉस करें वहां पर भी थोड़ी नैरोइंग हो सकती है। एसोफेगस के ये जो स्फिंक्टर्स और नैरोइंग है इनका पता होना जरूरी इसलिए है कि नॉर्मल हमें पता हो कि ये स्फिंक्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ जब हम एंडोस्कोपी करते हैं और इसके अंदर हम कैमरा वाली जो ट्यूब एंटर करते हैं ओरल कैविटी के थ्रू एसोफेगस के अंदर, तो कहीं कोई एबनॉर्मल अगर स्ट्रक्चर मौजूद है या एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन सी मौजूद है तो वो हमें आइडेंटिफाई हो जाती है जब हमें नॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शंस का पता हो, नॉर्मल नैरोइंग्स का पता हो, ठीक। और अपर और लोअर एंड पे ये जो स्फिंक्टर का कंट्रोल है, अपर भी एक स्फिंक्टर है फेरिंक्स से जो फूड है वो अपर स्फिंक्टर जब रिलैक्स करता है तो एसोफेगस में एंटर होता है, एसोफेगस में से पास करता है। जब लोअर स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तो फूड जो है वो स्टमक में पास करेगा, राइट। तो जो फूड का फ्लो है वो कंट्रोल होता है और फूड का बैक फ्लो भी नहीं होने देते, यानी अगर स्टमक फुल है और यहाँ पर भी फूड है तो यहाँ से वापस कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस में अगर वापस आ जाए तो उसे हम रीगर्जिटेशन कहते हैं। जैसे कभी कभार मुंह में ओवरफ्लो की वजह से, ज्यादा पानी पीने की वजह से खाने के साथ वो जो एक बैकवर्ड फ्लो होता है दिस इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन। वो नॉर्मल नहीं होता, वो ओवरफ्लो की वजह से होता है, ठीक। लेकिन कुछ लोगों में बहुत ज्यादा रिफ्लक्स और रिगर्जिटेशन जब होता है तो स्टमक के जो एसिडिक कंटेंट्स हैं, स्टमक की एसिडिटी की वजह से एसोफेगस के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, जख्म हो सकते हैं बार बार रिफ्लक्स होने की वजह से। नॉर्मली कभी कभार होता है जब ओवर ईटिंग या ओवर फिलिंग होती है, लेकिन जिन लोगों में कॉन्स्टेंटली होता है उनमें अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं, राइट। सो इससे अगले आगे जो फूड का पैसेज होगा दैट विल बी टुवर्ड्स स्टमक। हाँ जी, सो हमने कहा कि डायफ्राम को क्रॉस करने के बाद जो एसोफेगस है फौरन ही ओपन हो जाता है। दिस जे शेप
लार्ज मस्कुलर ऑर्गन विच इज कॉल्ड स्टमक, इसमें, राइट। तो फूड बॉलस जो है वो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जब ओपन होता है तो वहां से गुजरने के बाद स्टमक में एंटर हो जाता है, राइट। नाउ स्टमक का जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन स्टमक की आप लोकेशन एक दफा देख लें। ये हमने 9 रीजन्स वाला पहले भी किया हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो जो स्टमक है, दिस हियर इज द स्टमक, राइट। लिवर से थोड़ा सा ओवरलैप हुआ हुआ है, लेकिन अगर आप देखें कि हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में और एपिगेस्ट्रिक रीजन में, और अगर फिल हुआ हुआ हो तो कभी कभार यहाँ पर अम्बिलिकल रीजन तक भी डिस्टेंड करता है स्टमक। सो स्टमक इन अपर क्वाड्रेंट्स में लेफ्ट साइड पे मौजूद है, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड एपिगेस्ट्रिक रीजन मेनली, बट व्हेन इट इज फुल इट कैन डिसेंड इन द अम्बिलिकल रीजन, जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा डिसेंड किया हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ स्टमक अकॉर्डिंग टू रीजन्स। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको साथ साथ जो है ना वो स्टमक के साथ जिन स्ट्रक्चर्स का रिलेशन है वो भी आपको नजर आ रहा है। स्टमक से एंटीरियरली जो है वो लिवर है और एंटी एब्डोमिनल वॉल है। स्टमक के साथ एसोसिएटेड जो है उससे पोस्टीरियरली जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आपको पैंक्रियाज नजर आ रहा है, ये येलो येलो बबली सा जो स्ट्रक्चर है, राइट। लेफ्ट किडनी जो है वो स्टमक से पोस्टीरियरली पड़ी हुई है। स्प्लीन जो है वो स्टमक से पोस्टीरियरली पड़ी हुई है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, किडनी तो नहीं इधर क्लियर नजर आ रही, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड नजर आ रहे हैं। सो ये क्लियर है कि ये सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पोस्टीरियरली पड़े हुए हैं। जो चीजें स्टमक से एंटीरियरली पड़ी हुई है वो उसके एंटीरियर रिलेशन होते हैं, ठीक है। जो स्टमक से पोस्टीरियरली पड़े हुए हैं और स्टमक जब फुल होता है तो उनके ऊपर ही डिसेंड करता है, थोड़ा सा प्रेशर इफेक्ट भी हो सकता है। उन सारे स्ट्रक्चर्स को जो स्टमक से पोस्टीरियर पड़े हुए हैं उनको हम कहते हैं स्टमक बेड। इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो स्टमक से पोस्टीरियर पड़े हुए हैं। आपकी बुक में भी ये रिलेशन मेंशन है। आपको ये रेड कलर का जो नजर आ रहा है दिस इज एब्डोमिनल एओर्टा। इसके अलावा पैंक्रियाज आपको नजर आ रहे हैं, स्प्लीन है, लेफ्ट किडनी और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ स्टमक। ओके जी, स्टमक का अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करें, जो कि आपके पास पेपर्स में मैंने क्वेश्चंस भी देखे हैं कि डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक, तो उसमें आपने इस तरह से 5 नंबर के क्वेश्चन में बताना होता है कि स्टमक जो है इट इज डिवाइडेड इनटू, एक्सटर्नली इट इज डिवाइडेड इनटू दीज रीजन्स, फंडस, कार्डिया, बॉडी, पाइलोरस, राइट। कार्डिया इज अ रीजन ऑफ जंक्शन, क्या पोर्शन है जहां पर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है और एसोफेगस जहां पर स्टमक के साथ ज्वाइन कर रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड कार्डिया। कार्डिया से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन देखें तो उसके ऊपर ऊपर जितना भी स्टमक का ये जो डोम शेप पार्ट आता है इसको हम फंडस कहते हैं। सो ड्रॉइंग अ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम कार्डिया, ये जो ऊपर कैप शेप एक पोर्शन है जिसके अंदर ज्यादातर फूड का फ्लूइड पार्ट नहीं आता, ज्यादातर गैस वाला पार्ट आता है। ये आपको ओरिजिनल पिक्चर में भी नजर आ रहा है स्टमक की, आपको ये सेक्शन किया हुआ स्टमक नजर आ रहा है, ठीक है। तो इंटरनल व्यू दिखाया हुआ है, ये वाला पार्ट है एसोफेगस का। एसोफेगस ये कार्डिया वाला पोर्शन है जहां से एंटर हो रहा है। कार्डिया से हॉरिजॉन्टल हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला जो डोम शेप पार्ट है उसके ऊपर दिस इज फंडस। बाकी जो लोअर पोर्शन है दिस इज कॉल्ड पाइलोरस और सॉरी बॉडी, दिस इज कॉल्ड बॉडी। और बॉडी से ही यू कैन सी दीज टू इमेजिनरी लाइंस जो इनको डिवाइड करी हैं इनटू पाइलोरस, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। एंट्रम जो है वो थोड़ा सा वाइट पार्ट है जो बॉडी के साथ कंटिन्यू करता है अलोंग द लेसर कर्वेचर, यू कैन सी दिस पोर्शन। और जो पाइलोरिक कैनाल है ये वो वाला पोर्शन है जो थोड़ा सा नैरो हो गया और एंड कर रहा है स्फिंक्टर पे, इस ओपनिंग पे जिसके इर्द गिर्द आपको मसल्स नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो यहाँ पर भी स्फिंक्टर था। सो फूड जो एंटर हो रहा है वो कंट्रोल्ड वे में एंटर हो रहा है स्टमक में, और उसके बाद फिर यहाँ से स्टमक से जब वो इंटेस्टाइन में पास होगा तो वहां पर भी एक स्फिंक्टर है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो फूड कुछ टाइम के लिए डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह का खाना लिया गया है, ड्यूरेशन उसका स्टमक के अंदर होता है डाइजेशन का।
ठीक। स्टमक के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। कार्डिया है जंक्शन वाला पोर्शन, यहाँ से इस कार्डिया के लेवल से ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड फंडस। उसके नीचे जो है बॉडी है, बॉडी जो नैरोइंग पार्ट पे कंटिन्यू कर रही है दिस इज कॉल्ड पाइलोरस। पाइलोरस की हम दो पार्ट से कर लेते हैं। द वाइडर पार्ट इज कॉल्ड पाइलोरिक एंट्रम एंड द नैरो पार्ट इज कॉल्ड पाइलोरिक कैनाल, राइट। सो एक्सटर्नली जो है वो स्टमक के ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं। इंटरनली सॉरी वन मोर थिंग, जो व्यू अभी हम देख रहे हैं दिस पार्ट दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, और जो पोस्टीरियर सरफेस है जिसका हमने रिलेशन पढ़ा कि उसके पीछे बाकी सारे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो स्टमक आल्सो हैज टू सरफेसेस, एंटीरियर सरफेस एंड देन जो हमें नजर नहीं आ रही वो पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद स्टमक के टू बॉर्डर्स भी हैं। यू कैन सी के राइट साइड पे ये जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं लेसर कर्वेचर, और लेफ्ट साइड पे ये जो बड़ा वाला बॉर्डर जो फंडस से स्टार्ट करके हम पाइलोरिक कैनाल तक कंटिन्यू करेंगे, दिस लार्जर लेफ्ट साइडेड बॉर्डर इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर, राइट। सो कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरिस, greater curvature, lesser curvature, and the two sphincters, cardiac sphincters, the lower esophageal sphincter and the pyloric sphincter. ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बताते हैं कि जो स्टमक की वॉल्स हैं उनमें वो सारी लेयर्स आती हैं जो हमने अभी जीआईटी की लेयर पढ़ी हुई कि इनर मोस्ट जो लेयर है वो म्यूकोजा है, उसके बाद फिर जो है ना वो सब म्यूकोजा, फिर मसल्स की जो लेयर है वो आपको 3 लेयर्स नजर आ रही हैं। जीआईटी में बाकी सारे पार्ट्स में मसल्स की 2 लेयर्स होती हैं, लेकिन स्टमक के अंदर मसल्स की जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वे में जो लेयर है, जो सर्कुलर लेयर है, उसके अलावा एक और लेयर होती है जिसको हम ऑब्लीक लेयर कहते हैं। अगर आप फाइबर्स की डायरेक्शन देखें तो आपको पता चल रहा है, यानी स्टमक जो है उसमें मसल की एक्स्ट्रा लेयर होती है, और स्टमक की जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से ही फूड की ग्राइंडिंग होती है। मैकेनिकल डाइजेशन में भी स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो स्टमक की जब हम वॉल का स्ट्रक्चर बताएंगे तो आपने ये बताना है कि इसमें बाकी सारी लेयर्स हैं जो जीआईटी की हिस्टोलॉजी वाली लेयर्स हमने यहाँ पे पढ़ी थी। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये राइट, इसका मतलब स्टमक में म्यूकोजा, एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया वाली और मस्कुलरिस वाली जो लेयर्स थी वो भी हैं। फिर इसमें सब म्यूकोजा भी है। मस्कुलरिस म्यूकोजा में हमने इंटेस्टाइन जो पाइप्स की तरह थे उनमें ये पढ़ा था कि सिर्फ एक सर्कुलर लेयर और एक लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, राइट, और फिर आगे सिरोजा आ जाता है। लेकिन स्टमक में हमने एक एडिशनल लेयर अब पढ़ ली है और वो है दिस लेयर, ऑब्लीक लेयर। तो स्टमक में मसल्स की जो है वो 3 लेयर्स हैं। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। इंटरनली हम देखें तो हमें ये जो म्यूकोजा है वो प्लेन स्मूथ बिल्कुल सीधा सा नहीं नजर आता, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, उभरे हुए हिस्से भी नजर आ रहे हैं और उसके बाद फिर ग्रूव्स भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो उभरे हुए हिस्से हैं स्टमक के अंदर म्यूकोजा के जो हमें नजर आते हैं दीज आर कॉल्ड रूगेस। तो म्यूकोजा इज फोल्डेड और उसके अंदर जो ये फोल्ड हैं दीज आर कॉल्ड रूगे, राइट। सो दिस इज अ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। आपसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूछे तो आपको मैंने ये जो पार्ट्स बताए थे स्टमक के और सारे स्फिंक्टर्स और ग्रेटर लेसर कर्वेचर आपने ये डिस्कस करने हैं। अगर आपसे इंटरनल स्ट्रक्चर का पूछा जाता है तो आप फिर म्यूकोजा के ये फोल्ड्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर आप सारी लेयर्स के बारे में बताएंगे कि देयर इज म्यूकोजा लेयर, then we have submucosa, muscularis mucosa and serosa. Muscularis mucosa में there are 3 layers, longitudinal, circular and oblique layer. जी, so now coming to the glands. एक दफा फिर मैं आपको थोड़ा सा ये रिव्यू दे दूं इसके बारे में।
जी, तो ये हमने देखा था कि जो एपिथेलियम है उसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स ओपन हो रहे हैं, सब म्यूकोसा में ये ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, राइट? तो एपिथेलियम के साथ ही एपिथेलियम से ही जो पार्ट अंदर की तरफ डिप करता है और उसका नीचे वाला जो पोर्शन है वो सेक्रेटरी पोर्शन होता है, और ये वाला जो पोर्शन जो ल्यूमन की तरफ आ रहा है उसको हम डक्ट पोर्शन कहते हैं। ये ग्लैंड्स हमने एपिथेलियम के साथ भी डिस्कस किए थे जब अब एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू वाले चैप्टर्स हमने डिटेल में पढ़े थे, ठीक? तो स्टमक के अंदर ये जो ग्लैंड्स हैं यही वाले जो एपिथेलियम में आके ओपन होते हैं और ल्यूमन के अंदर अपनी सिक्रीशंस जो है वो रिलीज करते हैं, दीज आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब यहाँ पर म्यूकोजा में जो ओपनिंग्स हैं और स्टमक के अंदर जो सिक्रीशन आ रही हैं वो जो ग्लैंड्स हैं उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का ये वाला 1 मिनट, ये